नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज इस मिलन की बेला में। जी हाँ, बिल्कुल उस मिलन की बेला जिसके अंदर हम मिलाने वाले हैं हम इस भगवान के द्वारा बनाई गई दो अनमोल संरचनाओं को। प्रीवियस लेक्चर में जिन्हें अपन ने पढ़ा गैमेट्स के नाम से। गैमेट्स हमारे पास स्पर्म और ओवम किस प्रकार बनते हैं अपन ने प्रीवियस लेक्चर में उसे देखा था। प्रीवियस लेक्चर में इनके बनने का क्रम हमने देख लिया और आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन दोनों अद्भुत संरचनाओं का मिलान करवा के इन दोनों के इस पृथ्वी पे होने के अस्तित्व को अपन पूरा कर पाए। आज पावन पर्व भी है एक, क्या है वो आपको जल्द पता भी चल ही जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अब इन जो गैमेट्स हैं, जो हमारे दुल्हा दुल्हन हैं, इन दोनों को अपन देखें ये दिखाई कैसे देते हैं। और दिखाई देने के बाद बिल्कुल देखना बहुत जरूरी है। अब वो जमाना नहीं रहा जो अंधकार का होता है, जहां बिना देखे सब कुछ काम हो जाता है। अब सारे काम देखने के बाद ही होते हैं। तो आइए इन्हें पहले देखते हैं, देखने पे इनकी सुंदरता का अंदाजा लगाते हैं और इनको मिलान करवा के हम प्रेगनेंसी वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पे पहुंचते हैं। कंटिन्यू करते हैं। गैमेट्स की स्ट्रक्चर। तो गैमेट्स के स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर डील करेंगे अपन यहां पे, एक सेकेंडरी oocyte या ओवम की और सेकंड वन स्पर्मेटोजोआ की। तो फर्स्ट वन सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है। उस डायग्राम को आप लोग विद अटेंशन देखते रहें। सेकेंडरी oocyte बोलूंगा फिलहाल मैं इसको, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हर महीने फीमेल को तो यही अचीव होती है 14th डे, और इसका फ्यूचर होल एंड सोल डिपेंड करता है स्पर्म पे। तो हमें जो दिखाई देता है वो सेकेंडरी oocyte ही होता है। तो आइए उस स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं। सेकेंडरी oocyte डायग्राम में देखें क्या क्या चीजें आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सी सेल के जरिए सेकेंडरी oocyte को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सामने बोर्ड पे मैंने एक सेल बनाई है। इस सेल के अंदर देखेंगे मैंने ये एक क्रोमोसोम बनाया है। ये एक तरीका होता है एक्सप्लेन करने का कि सेल पेयर है या अनपेयर। यदि ये सेल पेयर होती है तो इस सेल के अंदर जो मैंने एस शेप में क्रोमोसोम बनाया है वो पेयर होते हैं, दो होते हैं, पर यहां पे वो सिंगल है, मतलब ये अनपेयर सेल है, हैप्लॉइड सेल है, सेकेंडरी oocyte है। ये सिंपल सेल। अब आगे हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, उसी प्रकार इस सेकेंडरी oocyte के अंदर भी इस प्रकार का लिक्विड है, साइटोप्लाज्म है। हर सेल में साइटोप्लाज्म होता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर भी साइटोप्लाज्म है। क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्म है तो नाम दे देंगे इसको ऊप्लाज्म। क्या नाम देंगे? ऊप्लाज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नामकरण करते हैं अपन इसका। इस लिक्विड को मैं बोलता हूं ऊप्लाज्म, जो सेकेंडरी oocyte का है। अब आगे सेकेंडरी oocyte एक सेल ही है और एक सेल को बताया जाता है कि उसकी लाइफ 90% डिपेंड करती है वाटर पे। सेल के अंदर 90% पानी ही होता है। तो इसीलिए इस सेकेंडरी oocyte को भी जितनी भी देर के लिए अवेलेबल है, 12 से 24 घंटे जो अपन ने पढ़ा है, जब तक ये बना रहेगा तो चारों तरफ वाटरी मेम्ब्रेन, पानी की परतों, पानी की झिल्लियों से ही ढका रहेगा। सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अपन कवर करने वाली कई सारी लेयर, कई सारी परतें। उनमें से फर्स्ट लेयर में लेकर के आ रहा हूं। पहली जो परत है, फर्स्ट जो लेयर है वो वाटरी है, पानी की परत है, पानी की झिल्ली है। उस पानी की झिल्ली को हम खूब सारा पानी पानी करके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इसके चारों ओर मैंने ये वाटरी लेयर बना दी। ये डॉट डॉट इंडिकेट कर रहे हैं वाटर्स को। ये वाटर की लेयर है, ये वाटर की लेयर इसे न्यूट्रिशन देने का काम भी करती है। इस वाटरी लेयर को, इस मटेरियल को कहा जा सकता है वाइटेलस। जी हां, जल ही जीवन है, जीवन को लाइफ बोलते हैं, लाइफ बताने वाली चीज को वाइटल बोलते हैं। जल जीवन, जीवन लाइफ, लाइफ का मतलब वाइटल।
तो सेकेंडरी oocyte वाली सेल को चारों तरफ से पानी का जो आवरण वाला मटेरियल होता है वो वाइटेलस कहलाता है, और इस वाइटेलस को अपन एक मेम्ब्रेन में बंद कर दें, एक झिल्ली में बंद कर दें, तो मेम्ब्रेन का नाम आ जाता है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। सेकेंडरी oocyte को कवर करने वाली फर्स्ट लेयर क्या कहलाती है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? वाइटेलस है। वाइटेलस का नेचर क्या है? वाटरी नेचर है। तो ये स्ट्रक्चर अभी तक यहां पे अवेलेबल। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी oocyte के अंदर एक लेयर हो गई वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कि ये बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है, महीने में एक बार आइए, 12 से 24 घंटे के लिए है। तो ये बोलती है जितनी देर के लिए मैं हूं उतनी देर प्लीज आप मेरा ध्यान रखो, मेरी सुरक्षा करो। तो यहां पे एक और लेयर को अपन इंट्रोड्यूस करेंगे। उस लेयर का प्राइमरी फंक्शन होगा इस सेकेंडरी oocyte का प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना। और प्रोटेक्शन करने के लिए उसे खुद को मजबूत होना पड़ेगा। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन तो पानी को कवर कर रही है और पानी बिल्कुल भी मजबूत नहीं होता है। तो इसे मजबूती देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए एक हार्ड परत चाहिए, और मजबूत चीजें हमेशा डाइट में प्रोटीन से बनती है। तो सेकेंडरी oocyte में सामने इंट्रोड्यूस हो रही है सेकेंड लेयर। वो सेकेंड लेयर बनी होगी प्रोटीन की, और फंक्शन होगा उसका प्रोटेक्शन करना। उस स्पेसिफिक लेयर को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जी हां, सामने में आपके उसको ड्रॉ कर देता हूं। आपके सामने एक और लेयर, इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोटेक्शन करना। बनी हुई है हमारे पास ये प्रोटीन की, और नाम दिया गया है इसका जोना पेल्यूसिडा। तो अभी तक हमारे पास कुल कितनी लेयर आ गई हैं? 2 लेयर आ गई हैं। पहली लेयर कौन सी थी? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन थी। किसकी नेचर में थी? वाटर के नेचर में थी। सुरक्षा देगी या नहीं देगी? नहीं दे पाएगी। सुरक्षा देने के लिए कौन सी परत? जोना पेल्यूसिडा। बनी किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ये 2 लेयर एक सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर में। अब हमारे पास ये बीच का एक स्पेस है। इस स्पेस पे गौर करें। ये स्पेस जो बीच में है जोना पेल्यूसिडा और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के, ये खाली जगह है। ये खाली जगह कहलाती है पेरी वाइटेलाइन स्पेस। 2 परतों के बीच में जो खाली जगह है, 2 परतें जोना पेल्यूसिडा और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन हैं, उनके बीच का खाली स्पेस कहलाता है पेरी वाइटेलाइन स्पेस। नॉमेनक्लेचर कर देता हूं। और ये पेरी वाइटेलाइन स्पेस इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसी खाली जगह में पोलर बॉडी पाई जाती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको पोलर बॉडी के बारे में बताया गया था। पोलर बॉडी की संख्या या तो 1 हो सकती है या 3 हो सकती है। यदि वहां पे कंडीशन है अनफर्टिलाइज वाली तो पोलर बॉडी की संख्या होती है 1। यदि वहां पे कंडीशन है फर्टिलाइजेशन वाली तो पोलर बॉडी की संख्या हो जाती है 3। तो पोलर बॉडी रहती कहां है? उसके रहने के लिए जो जगह बनाई गई है उस जगह को बोलते हैं अपन पेरी वाइटेलाइन स्पेस। अभी मैं बोर्ड पर देखो, यहां एक पोलर बॉडी बना रहा हूं। एक पोलर बॉडी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हेडिंग का नाम सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte है मतलब फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज? अनफर्टिलाइज। अनफर्टिलाइज है तो पोलर बॉडी 1 या 3, एक पोलर बॉडी। यदि डायग्राम में मैं पोलर बॉडी 1 की जगह बता देता 3 तो कंडीशन क्या हो जाती? फर्टिलाइज। आइए खत्म करते हैं सेकेंडरी oocyte की कंप्लीट स्ट्रक्चर को। यहां पे 2 परत के बाद लास्ट सिर्फ एक लेयर और आ रही है, स्पेसिफिक होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। एक स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग की सेल परत जो बनी होती है स्पेसिफिक सेल से। कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। फीमेल की ओवेरी में हमने देखा था सेकेंडरी oocyte मिलता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मिलने वाली सेल कहलाती है फॉलिकुलर सेल।
उन्हीं फॉलिकुलर सेल के सिक्रिएशन से ग्रैन्युलोसा सेल होती है जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए इस सेकेंडरी oocyte को कवर करती है। लास्ट लेयर है, उसके बाद और कोई लेयर नहीं आने वाली है। तो यहां अपन लेकर के आते हैं लास्ट लेयर को, जिसको अपन बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। इसके अलावा और कोई लेयर यहां पे नहीं आएगी। सबसे बाहर की तरफ फॉलिकुलर सेल से बनी, ग्रैन्युलोसा सेल से बनी स्पेसिफिक ये लेयर जो मैं ड्रॉ कर चुका हूं बोर्ड पे, इस लेयर का नाम अपन देते हैं कोरोना। ये कोरोना वो नहीं है जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, जिसने पूरे जीवन में अंधकार मचा दिया है महामारी के रूप में। ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये वो कोरोना है जो हर महिलाएं अपने साथ परमानेंटली रखती हैं। तो ये जो लेयर लास्ट वन आई है, इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। सामने बोर्ड पर आपके अवेलेबल है सेकेंडरी oocyte की स्ट्रक्चर। ये हमारी दुल्हन है, देखना जरूरी है दूल्हे राजा को कि आने से पहले कितनों से टकरा करके गुजरना पड़ेगा। जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte है वो तो देखिए ये रहा, मैं बोर्ड पे मार्क कर रहा हूं, ये बीचों बीच बैठा हुआ है सेकेंडरी oocyte। लेकिन ये सेकेंडरी oocyte कवर है टोटल कितनी परत से? 3 परत से। सबसे बाहर की तरफ परत कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। किसकी बनी है? ग्रैन्युलोसा सेल की। उसके बाद परत कौन सी है? जोना पेलुसिडा। किसकी बनी है? प्रोटीन की। उसके बाद सबसे अंदर लेयर कौन सी है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। नेचर में कैसी है? वाटरी। तो यहां पे डायग्राम की लैंग्वेज में है तो लैंग्वेज ये आती है कि सेकेंडरी oocyte को कवर करने वाली कुल कितनी परत है? 3 परत। आउटर मोस्ट कोरोना रेडिएटा, मिडिल मोस्ट जोना पेलुसिडा, इनर मोस्ट वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। 3 परतें पाई जाती है। अगली बात, पोलर बॉडी कहां मिलती है? पेरी वाइटेलाइन स्पेस में। यह बताया मैंने, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच की खाली जगह को बोलते हैं पेरी वाइटेलाइन स्पेस, और उसी स्पेस के अंदर कौन मिलती है? पोलर बॉडी। तो ऑटोमेटिकली समझने वाली बात है कि जब स्पर्मेटोजोआ सेकेंडरी oocyte के बाद आएगा, जब स्पर्मेटोजोआ सेकेंडरी oocyte के पास आएगा, सबसे पहले किससे टकराएगा? तो वो सबसे पहले टकराएगा कोरोना रेडिएटा से। कोरोना रेडिएटा उसे रोकेगी या आने देगी? रोकेगी, मजबूत परत है। यदि स्पर्मेटोजोआ उसे पार कर जाएगा तो फिर टकराएगा जोना पेलुसिडा से। जोना पेलुसिडा स्पर्मेटोजोआ को आने देगी या रोकेगी? फिर रोकेगी, क्योंकि जोना पेलुसिडा काफी मजबूत परत है, प्रोटीन से बनी हुई है। और फिर यदि यह शक्तिमान नाम का स्पर्मेटोजोआ जोना पेलुसिडा को भी पार कर जाएगा तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन की औकात नहीं होती रोकने की, क्योंकि वो तो वाटरी है और पानी एक ऐसी चीज होती है सबको बहा करके ले आता है। तो ये स्ट्रक्चर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन में जब फ्यूजन पढ़ेंगे तो फ्यूजन के समय स्पेसिफिक इवेंट आते हैं जहां हमें पता होना चाहिए कि एक स्पर्मेटोजोआ को अंदर सेकेंडरी oocyte तक पहुंचने में क्या क्या पार करना पड़ता है। बड़े मजे की बात बता रहा हूं दोस्तों, बड़े गौर से सुनिएगा। हमारा टारगेट है अंदर की तरफ बैठी हुई ये स्ट्रक्चर, ये टारगेट है, इसके पास पहुंचना। जब एक स्पर्मेटोजोआ इसके ऊ प्लाज्म से टकराता है, जब एक स्पर्मेटोजोआ सेकेंडरी oocyte के ऊ प्लाज्म से टकराता है, उस समय मियोसिस सेकंड पूरा होता है। oogenesis में हमने देखा था कि मियोसिस सेकंड कब पूरा होगा? जब स्पर्म आएगा। ऐसा नहीं है कि स्पर्म वेजाइना में है, सर्विक्स में है, यूटेराइन कैविटी में है, फलोपियन ट्यूब में है तो मियोसिस सेकंड हो जाएगा। नहीं, स्पर्म के आने का मतलब है स्पर्म को इतना अंदर तक आना पड़ेगा। स्पर्म यदि यूट्रस में है तो मियोसिस सेकंड नहीं होगा। स्पर्म को कहां आना पड़ेगा? ऊ प्लाज्म के अंदर, तो मियोसिस सेकंड पूरा होगा। और मियोसिस सेकंड पूरा होगा तो ओवम बनेगा। और जैसे ही स्पर्मेटोजोआ इसके क्रोमोसोम से टकराएगा तो क्रोमोसोम से टकराते ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जायगोट बन जाएगा। पढ़ेंगे अभी फर्टिलाइजेशन में। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट फीमेल स्ट्रक्चर। आते हैं मेल स्ट्रक्चर पे, स्पर्म पे। स्पर्म को अपन ने हेडिंग दे रखी है, नाम पता होना चाहिए। नाम क्या बताया था? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म के लिए मैंने कहा था एक होता है स्पर्म, एक होता है स्पर्मेटिड, एक होता है स्पर्मेटोजोआ।
तो स्पर्मेटोजोआ हमारे दूल्हे राजा ये मेल प्रोडक्ट हैं जो जाएंगे फीमेल की सेकेंडरी oocyte नाम की सेल की 3 दीवारों को पार करने। तो स्पर्मेटोजोआ बोल रहा है कि आपने मेरे प्रोसेस को तो बहुत जल्दी बता दिया था, लेकिन मेरी स्ट्रक्चर को और बताइए ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं फीमेल की सेल में एंटर करने के लिए। तो देखते हैं कि ये हमारा स्पर्मेटोजोआ, ये शक्तिमान जो मेहनत करके पहुंचने वाला है सेकेंडरी oocyte के पास, दिखता कैसा है। तो आइडियली स्पर्म की स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होते हैं, सिर और पूंछ। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर में 2 नाम आते हैं, सिर और पूंछ, हेड और टेल। तो बनाते हैं उसको हेड को। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ करते हैं हेड। तो ये रहा स्पर्मेटोजोआ का हेड, सिर। अब सिर हो है तो उसके ऊपर टोपी भी होती है। टोपी बड़ी फेमस चीज होती है। ये टोपी हमें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बार देखने को मिलती रहती है। तो हमारे पास जो स्पर्मेटोजोआ का हेड है उसके ऊपर भी टोपी पाई जाती है, और वो टोपी बड़ी स्पेसिफिक है। उस कैप का नाम है, और नाम है एक्रोसोमल कैप। मैं लिख देता हूं नाम उसका। इस कैप का नाम एक्रोसोमल कैप। स्पर्म के हेड पे मिलने वाली कैप एक्रोसोमल कैप। और ये कैप इसलिए भी फेमस है क्योंकि इस कैप के अंदर भरा है एक बहुत ही विशेष मटेरियल, और ये मटेरियल ही मदद करेगा इस स्पर्मेटोजोआ की जाकर के सेकेंडरी oocyte की 2-3 दीवारों से भिड़ने में। इस मटेरियल का नाम क्या है? तो मटेरियल का नाम बोर्ड पे लिख देता हूं, हाइएलुरोनिडेज एंजाइम। हाइएलुरोनिडेज एंजाइम एसिडिक नेचर का होता है, कैप में पाया जाता है। हाइएलुरोनिडेज जो टर्म है पूरे मेडिकल साइंस में आपके पास 2 बार देखने को मिलती है। एक होता है हाइएलुरोनिक एसिड, एक होता है हाइएलुरोनिडेज एंजाइम। हाइएलुरोनिक एसिड मिलता है साइनोवियल जॉइंट्स के फ्लूइड में, और यहां स्पर्म के स्ट्रक्चर में कैप के अंदर जो मिल रहा है वो है हाइएलुरोनिडेज एंजाइम। तो स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर में मैं बता रहा हूं आपको 2 ही चीज होती है, सिर और पूंछ। सामने बोर्ड पे सिर बन रहा है, सिर को बोलते हैं हेड, हेड के ऊपर है टोपी, टोपी का नाम एक्रोसोमल, उसके अंदर मटेरियल, मटेरियल का नाम हाइएलुरोनिडेज एंजाइम। अब आगे, सिर और पूंछ के बीच में एक विशेष चीज होती है जिसे अपन बोल सकते हैं, यहां मार्क कर दिया मैंने, गर्दन। यह है अपने पास में नेक। हर सिर के नीचे गर्दन ही होती है, चाहे वो सिर आपका हो, मेरा हो, फीमेल का हो। हेड के नीचे होती है नेक। अब आते हैं पूंछ वाले पार्ट पे, टेल। तो टेल जो पूरी पूंछ है उसका अपर पार्ट बॉडी कहलाता है। टेल का अपर पार्ट बॉडी कहलाता है। मैं बना के बताता हूं आपको डायग्राम में कि वो बॉडी किस प्रकार दिखाई देती है। तो यहां पे ये टेल ही है, और टेल का अपर पार्ट बॉडी कहला रहा है, कह सकते हैं धड़ है एक प्रकार का। और ये बॉडी बड़ी फेमस है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया की चेन मिलती है। डिटेल में बताऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया की लगभग इसके अंदर 9 चेन मिलती है, और हर एक चेन में लगभग 9 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। पुरुष वर्ग जरा इस चीज को गंभीरता से ले, और महिलाएं भी इस बात को अटेंशन से सुने कि व्यर्थ में मेहनत नहीं होती है। चमत्कार करने के लिए अपने अंदर इस प्रकार के एनर्जी बम रखने होते हैं। एक सिंगल स्पर्मेटोजोआ की बॉडी में 9 चेन, हर एक चेन में 9 माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ऑलमोस्ट 80-81 माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पर्मेटोजोआ के पास होते हैं।
एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल टू पावर हाउस। इतने एक स्पर्म में होते हैं, और ये नादान मर्द क्या जाने, जब एक बार इजैकुलेशन होता है तो वह करोड़ों फालतू में नदी नालों में बहा के आ जाते हैं। एक बार के इजैकुलेशन में मिलियंस करोड़ों स्पर्मेटोजोआ निकलते हैं, और एक स्पर्मेटोजोआ बोल रहा है कि मेरे खुद के अंदर 81 माइटोकॉन्ड्रिया थे। तो मतलब है बहुत ज्यादा जबरदस्त एनर्जी स्टोर होता है इस पोर्शन के अंदर, और ये पोर्शन कहलाता है हमारे पास टेल का अपर पार्ट, और टेल के अपर पार्ट को कह दिया अपन ने बॉडी। क्या काम आएगी? एनर्जी देने के। एनर्जी तो चाहिए भैया, यदि टारगेट पता होगा तो पता चलेगा एनर्जी क्यों चाहिए। क्या करना है? जाग करके इस वाली दीदी को, ये रही सामने बोर्ड पे दिख रही है, ये वाली दीदी बड़ी अंदर बैठी है 3 दिन को लेकर के, तो यहां तक दौड़ के पहुंचना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कौन देता है हमको? माइटोकॉन्ड्रिया। और जाकर के उससे फर्टिलाइज होने के लिए भी अपने पास मटेरियल होना चाहिए। लास्ट वन इस रॉकेट सिंक के अंदर मैं लगा देता हूं बत्ती, जिससे ये बिल्कुल उड़ता हुआ टारगेट पर ही पहुंचेगा। अपन कह सकते हैं इसे लास्ट वन पोर्शन टेल। तो गैमेट्स की स्ट्रक्चर में हमारे पास मेल की तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है, आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। पसंद आ रहा है तो थोड़ी देर और देख लीजिए, इसके बाद एक कमाल देखना बाकी है। स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर में आइडियली 2 ही पोर्शन होते हैं, हेड और टेल। हेड के ऊपर होती है कैप, कैप का नाम एक्रोसोमल कैप। कैप के अंदर होता है मटेरियल, मटेरियल का नाम हाई एल यूरोनिडेज एंजाइम। सिर के नीचे क्या मिलती है? गर्दन मिलती है। बात करें आगे, टेल के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और लास्ट में पोर्शन आ गया टेल। बात करें इस पूरी स्ट्रक्चर में एक टर्म निकल के आती है, जिस टर्म को बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस। अब ये प्रोन्यूक्लियस क्या है आपको समझाता हूं। प्रोन्यूक्लियस एक शब्द है। प्रो का मतलब होता है पहले वाला, प्रो मतलब पहले वाली चीज। तो प्रोन्यूक्लियस मतलब गैमेट्स का न्यूक्लियस। जो ह्यूमन बॉडी में गैमेट्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी की बाकी सेल से अलग होते हैं। मेल के अंदर स्पर्मेटोजोआ बाकी सब कोशिकाओं से अलग है, फीमेल की सेकेंडरी oocyte बाकी सब कोशिकाओं से अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि वो अनपेयर सेल हैं। अनपेयर सेल का न्यूक्लियस कहलाता है प्रोन्यूक्लियस, और पेयर सेल का कहलाता है न्यूक्लियस। जो पेयर सेल होती है वो नॉर्मल सेल होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है। जो अनपेयर सेल होती है उसके न्यूक्लियस को प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। पहले तो यह बात आपको पता रहे कि मानव शरीर में 2 ही कोशिकाएं हैं जो अनपेयर होती हैं, उनके नाम हैं सेकेंडरी oocyte और स्पर्मेटोजोआ। और ये 2 कोशिकाएं यदि अनपेयर हैं तो इनके न्यूक्लियस को कहते हैं प्रोन्यूक्लियस। यहां सवाल बनता है, इतने बड़े कार्टून के अंदर से प्रोन्यूक्लियस कौन बनाता है? तो प्रोन्यूक्लियस बनाता है कौन? हेड और नेक। बाकी सब जने अपना काम कर करके भाग जाते हैं। पूंछ इसको दौड़ाती है, बॉडी इसको ऊर्जा देती है, टोपी फोड़ने के काम आती है, लेकिन अंदर प्रवेश करके फर्टिलाइज करने वाले को ही अपन बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस। तो प्रोन्यूक्लियस कौन बनाता है? हेड और नेक। फिर से सुनिएगा, अब दोनों डायग्राम को कंपेयर कर लें। स्पर्मेटोजोआ की कौन सी स्ट्रक्चर सबसे पहले सेकेंडरी oocyte की सबसे पहली स्ट्रक्चर से मिलेगी? तो आप गौर करेंगे, सेकेंडरी oocyte देखेंगे तो सेकेंडरी oocyte में पहुंचने के लिए सबसे पहले किससे भिड़ना पड़ेगा? कोरोना रेडिएटा से। सेकेंडरी oocyte में घुसने के लिए सबसे पहले किससे भिड़ना पड़ेगा? कोरोना रेडिएटा से। और कोरोना रेडिएटा आउटर मोस्ट है, तो हमारे स्पर्मेटोजोआ में आउटर मोस्ट कौन होता है? एक्रोसोमल कैप। तो एंट्री करवाने के लिए एक्रोसोमल कैप, एनर्जी के लिए बॉडी, भगाने के लिए पूंछ, और फर्टिलाइजेशन होता है जब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का मिलन होता है। और क्योंकि हम गैमेट के न्यूक्लियस को प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं, तो प्रोन्यूक्लियस बनाता कौन है? हेड और नेक। तो ये थी हमारे पास गैमेट्स की स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर की स्टार्टिंग अपन ने इसी नाम से करी कि हम पढ़ेंगे
गैमेट्स की स्ट्रक्चर, गैमेट आपको प्रीवियस लेक्चर में दो बना करके मैंने दिए, एक सेकेंडरी oocyte और दूसरा स्पर्मेटोजोआ। आपने जब देखा पहले सेकेंडरी oocyte तो वहां गौर करा 3 परत होती है, सबसे बाहर वाली कोरोना रेडिएटा ग्रेनुलोसा सेल से बनती है, उसके बाद में जोना पेल्यूसिडा प्रोटीन की बनती है, उसके बाद में वाइटलाइन मेम्ब्रेन पानी की बनती है। 3 परतें होती हैं। एक स्पेस होता है पेरी वाइटलाइन स्पेस, जहां पे पाई जाती है पोलर बॉडी। स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर के अंदर बताया गया 2 पार्ट होते हैं, सिर और पूंछ। सिर के ऊपर टोपी, टोपी के अंदर मटेरियल, सिर के नीचे गर्दन और पूंछ के ऊपरी भाग को शरीर, बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट में टेल। यहां स्पर्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसे सुने कि स्पर्म अपने बारे में क्या बोल रहा है। तो स्पर्म अपने बारे में 4 जानकारी देके जाएगा। वो जानकारियां क्या हैं, 1 बाय 1 देखें क्या होने वाली है। वो कुछ टाइम ड्यूरेशंस हैं, पहले मैं बोर्ड में मेंशन कर देता हूं। एक है 48 से 72 घंटे, एक चीज है 61 डेज, एक बात करी 3 मंथ, और एक चीज 16 डे। तो 4 अलग अलग चीजें हैं, चारों से अलग अलग एमसीक्यू एग्जाम में बनते हैं कि 48 से 72 घंटे क्या है, 61 दिन क्या है, 3 महीने क्या है, 16 दिन क्या है। इनको बड़े गौर से सुनने के लिए अटेंशन से मेरी बातों को सुनेंगे। स्पर्म के बारे में 4 समय। नंबर 1 जो लिखा हुआ है 48 to 72 आवर, यह है स्पर्म का लाइफ स्पान, जीवन काल। अब इस जीवन काल का क्या मतलब है तो उसे देखेंगे। एक छोटे से डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं, बड़ा इजीली समझ में आएगा। तो ये अपने पास मान लेते हैं फैक्ट्री है जहां पैदा होते हैं स्पर्म, बिल्कुल ये वही गोला है। टेस्टिस, क्या है ये, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कई सारी स्टेप से प्रोड्यूस होता है स्पर्म। चलिए, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन रहे हैं। अब टेस्टिस से जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जेनाइटल ऑर्गन पेनिस तक पहुंचने से पहले कई सारे छोटे छोटे रास्तों से गुजरना पड़ता है। वो छोटी छोटी नलियां कई बार कहलाती हैं दुनिया भर की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद मिलता है एक बड़ा सा एपिडिडाइमस, ये डक्ट सिस्टम कहलाता है। ये अपने पास टेस्टिस है और ये पूरा डक्ट सिस्टम है, और इसी डक्ट सिस्टम को क्रॉस करने के बाद में आता है जेनाइटल ऑर्गन, बिल्कुल जिसको बोल सकते हैं पेनिस। और इसी पेनिस से रिलीज होने वाला जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपने बोल दिया सीमन, और उस सीमन के अंदर कई सारे आपको मिल रहे हैं स्पर्मेटोजोआ। ये सारी समय शब्दावली समझाने के लिए ये छोटा सा डायग्राम है कि हमारे पास ये जो नंबर 1 चीज लिखी है ये अपने पास कौन है, टेस्टिस है। यहां से यहां तक क्या है, पूरा डक्ट सिस्टम है, नलियां हैं, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एपिडिडाइमस है, पेनिस है, और ये जो बाहर रिलीज हो गए ये हमारे पास स्पर्म है। एक एक चीज गौर सुनिएगा। 48 से 72 घंटे लाइफ स्पान है। वो लाइफ स्पान कब, आफ्टर इजैक्यूलेशन। आफ्टर इजैक्यूलेशन मेल के शरीर से सीमन के तौर पे स्पर्म जब बाहर रिलीज होता है, हर बार सही जगह जाए जरूरी नहीं, वेस्ट जगह जाए, हो सकता है, समझ रहे होंगे शायद। यदि वो फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में जाए या फिर कहीं और वेस्ट हो जाए तो वहां पे कब तक जीवित रहता है, 48 से 72 घंटे तक। स्पर्मेटोजोआ बोल रहा है मैं पुरुषों के अंदर हूं, बड़ा मस्त हूं, कलंदर हूं, लेकिन बाहर निकलने के बाद मुझे इस्तेमाल ले लो, नहीं तो अगले 48 से 72 घंटे बाद में मर जाऊंगा। ये तो लाइफ स्पान हुआ। अब आगे ये लिखा हुआ है 61 डेज। 61 डेज क्या है, ये वो समय है जितने समय में
टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस में। टेस्टिस में स्पर्म बनने में लगने वाला समय कितना है? वो 61 डेज। अब आगे लिखा हुआ है 3 महीने। 3 महीने क्या बोलता है? यदि टेस्टिस से शुरू करके, यहां से स्टार्ट करके अपन बात करें यहां तक की, ये पूरा यहां से यहां तक, मतलब टेस्टिस भी आ गया और डक्ट सिस्टम भी आ गया। ना केवल टेस्टिस, उसके बाद वो नली में घूमा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में घूमा, एपिडिडाइमस में गया, जेनाइटल ऑर्गन में घूम रहा है। ये पूरा समय यदि कैलकुलेट करें तो वो कितना होता है? 3 मंथ का ये समय है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने में लगने वाला समय 61 दिन। पूरे टेस्टिस और सारे डक्ट सिस्टम को इन्वॉल्व कर लो तो उसमें स्पर्म को लगने वाला समय 3 महीने। यहां बनने वाला स्पर्म 3 महीने बाद यहां पे बाहर आ सकता है। 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रहेंगे? सुनिएगा। कम्युनिटी में आपको पढ़ाया जाएगा ट्यूबेक्टमी, वेसेक्टमी, नसबंदी सिंपल बोलते हैं, नसबंदी वाला कार्यक्रम। तो नसबंदी जब होती है, वेसेक्टमी जब होती है, उसके अंदर इसी कनेक्शन को ब्रेक किया जाता है। लेकिन वेसेक्टमी के बाद मेल को सलाह दी जाती है कि आपके मैदान में अभी ये सारे क्रांतिकारी 3 महीने तक उपलब्ध हैं। हमने जुगाड़ के तार सारे काट दिए हैं, पर वो क्रांतिकारी जो मैदान में हलचल मचा रहे हैं वो 3 महीने तक उपलब्ध हैं। तो इसीलिए वैसेक्टमी कराने के बाद, नसबंदी कराने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि करते हैं तो 3 महीने तक बैरियर कॉन्डोम का यूज करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुबह चले गए नसबंदी कराने, शाम को घर पे आए, फ्री हो के आज समय फ्री हो, आने दो जो होने वाला है। ऐसा नहीं भैया, आपके पास अभी 3 महीने तक भी शरीर में स्पर्मेटोजोआ अवेलेबल होते हैं। तो वहां से याद रखिएगा, टेस्टिस में बनने में लगने वाला समय 61 दिन, पूरे डक्ट में समय 3 महीने, और बाहर निकलने के बाद कब तक जिंदा रहेंगे? 48 से 72 घंटे। लास्ट वन लिखा हुआ है 16 दिन। ये 16 दिन क्या है? ये 16 दिन अपन कह सकते हैं अरेस्ट फेज। जी हां, जिस प्रकार oogenesis के अंदर भी अरेस्ट फेज आई थी, बहुत लंबी, जन्म से जवानी वाली, याद कर लीजिएगा। oogenesis के अंदर भी अरेस्ट फेज आई थी, बर्थ से प्यूबर्टी तक वाली। तो मेल के अंदर भी जब यहां पे ये बन रहे होते हैं तो बीच में 16 दिन के लिए रुक जाते हैं। 61 दिन के अंदर ही शामिल है, अलग से काउंट नहीं करना। 61 दिन में पूरा काम हो गया, पर 61 दिन के बीच में 16 दिन आप आराम कर रहे थे, 16 दिन कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो वो 16 दिन क्या कहलाते हैं? अरेस्ट फेज। अरेस्ट फेज का लॉजिक क्या होता है? अरेस्ट फेज हमेशा कौन से डिवीजन में होती है? मियोसिस फर्स्ट में। तो कुछ एक लॉजिक है जो मैं आपको देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। आखिर ये अरेस्ट फेज आती क्यों है? वो इसीलिए आती है कि पूरे शरीर में माइटोसिस चलता है तो पूरी बॉडी का बैलेंसिंग सिस्टम बोलता है ये नॉर्मल सेल डिवीजन है, चलने दो चलने दो चलने दो, रोको मत। लेकिन अपन जानते हैं कि मियोसिस केवल और केवल जीवन में पहली बार हो रहा है। जब स्पर्म बनाने हैं या ओवम बनाने हैं तभी मियोसिस हो रहा है। तो जब मियोसिस होता है तो बॉडी में मैसेज जाता है कि अरे ये कौन सा डिवीजन है, ये तो शरीर में हमने देखा ही नहीं। तो बॉडी को अडेप्ट करने में समय लगता है, उस प्रोसेस के लिए बॉडी कुछ दिन के लिए रुक जाती है, और वो रुकना ही अरेस्ट फेज कहलाता है। फीमेल में अरेस्ट फेज बहुत लंबी थी, बर्थ से प्यूबर्टी तक। मेल में अरेस्ट फेज कम दिनों की होती है, वो है 16 दिन। तो पुरुषों के इस समर्पण के लिए 4 दिन के समाचार हैं, उम्मीद है आप इन्हें रख पाएंगे। 48 से 72 घंटे, 61 दिन, 16 दिन और 3 महीने। स्पर्म मार्केट में आने के बाद कब तक जिंदा रहेंगे? 48 से 72 घंटे। टेस्टिस के अंदर बनने में समय कितना लगेगा? 61 दिन। उन्हीं 61 दिन में आराम कितने दिन करेंगे? 16 दिन। सारे यदि डक्ट सिस्टम को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो मैदान में कितने महीने तक रहते हैं? 3 महीने तक रहते हैं। चलिए, बहुत हुई, स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम इन्हें मिला ही देते हैं। बिल्कुल मिलने का समय आ गया है, दोनों को मिला दीजिए। और दोनों को मिलाने का पवित्र काम इस धरती पे जाना जाता है इस नाम से, फर्टिलाइजेशन। बहुत ही जल्द हम उस
ऐतिहासिक पल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो महिलाओं के शरीर में एक ऐसे युग का निर्माण करेगा जिसका परिणाम आप और हम भी रह चुके हैं। आप और हम भी अपने मां बाप की संतान जो है इसी चमत्कार से पैदा हुए थे, तो उसको डील करने जा रहे हैं अपन फर्टिलाइजेशन। अभी तक की जितनी भी पढ़ाई रही उन सब का कोलैबोरेशन करके फीमेल में प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन के जो साइंटिफिक स्टेटमेंट है वो सुनते हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1 सामने बोर्ड पे हेडिंग मेंशन है, फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो कह सकते हैं इट इज फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन। किसका फ्यूजन करेंगे? आपने जो अभी पढ़े स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte, वही दो डायग्राम जो आपने पढ़े हैं उन दोनों को मिला दीजिए। पहला डायग्राम आपने देखा था सेकेंडरी oocyte का और दूसरा डायग्राम आपने देखा स्पर्मेटोजोआ का। इन दोनों को मिलाना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। Fertilization is the fusion of two haploid cell of human being named as spermatozoa and secondary oocyte। और इन दोनों को मिलाते हैं तो बनने वाली स्ट्रक्चर का नाम कहलाता है जायगोट। दोनों को मिलाएंगे तो बनने वाले स्ट्रक्चर का नाम है जायगोट। जी हां, जायगोट बनते ही या जायगोट का शरीर में बनना ही इंडिकेट करता है कि फीमेल में नया दौर शुरू हो गया है और उस दौर का नाम है प्रेगनेंसी। सबसे सिंपल डेफिनेशन, फर्टिलाइजेशन इन दोनों का मिलन है जिसका परिणाम क्या होता है? जायगोट। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर एक दो स्टेटमेंट और हैं, उन्हें देखें। वो स्टेटमेंट क्या है? हजारों बार पूछा गया प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहां होता है, ये मिलन की बेला कहां संपन्न होती है? तो फर्टिलाइजेशन अभी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं आपको। वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, यूटेराइन कैविटी से अटैच ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के भी सबसे वाइड पोर्शन में जिसे बोलते हैं अपन एम्पुला। आइडियल प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत कॉमन सी चीज भी है, बिल्कुल ना भूलने वाली। आइडियल प्लेस इज एम्पुला। नेक्स्ट वन, हल्की सी बात करें क्रोमोसोम पैटर्न पे, तो एक लाइन आती है आपसे पूछती है इस चीज को लेकर कि फर्टिलाइजेशन होने वाला है मतलब संतान बनने वाली है। तो बात चल रही है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बना है वो मेल है या फीमेल। पापा आए, मम्मी आई, बच्चा बनाया, बच्चा क्या बना? बच्चा बनी या बच्ची बनी, लाला बना या लाली बनी, उसको बताने के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है? पापा करते हैं भाई साहब। पापा के पास क्या होता है? हाँ, ये होता है, और भी बहुत कुछ होता है, पर बात यहां पे ये चल रही है वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है? वाई क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम का पैटर्न होता है। कैसे? एक हल्के से इंफॉर्मेशन देता हूं इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। पहले ये दो लाइनें कंफर्म कर लें कि आइडियल प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला। आने वाली संतान मेल होगा या फीमेल डिसाइड कौन करता है? वाई क्रोमोसोम। क्योंकि पैटर्न क्या बोलता है? पैटर्न ये बोलता है कि यदि अपन मेल की बात करेंगे तो मेल है XY, और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल है XX। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो यहां पे बात करेंगे इस प्रकार के पेयर बनेंगे। पेयर का रिजल्ट ये होता है कि या तो आने वाली संतान XY बनती है या आने वाली संतान XX बनती है। अब इन सब में बात करें कि जो फीमेल है, जो मदर है, उसके पास तो दोनों डबल X ही होते हैं, तो हर बार वो फर्टिलाइजेशन में X ही देगी। लेकिन जो फादर हैं उनके पास अलग से क्या होता है? Y होता है। तो Y गया तो मेल और X गया तो फीमेल। मेल के पास X भी है, Y भी है। मेल की तरफ से X चला गया तो फीमेल के पास दोनों X है, मिलकर के बन जाएगी फीमेल। मेल के पास से Y गया तो फीमेल का एक X लेकर के बन जाएगा मेल। तो सेक्स डिटर्मिनेशन करता कौन है? Y क्रोमोसोम। अब देखते हैं आगे फर्टिलाइजेशन के बारे में एक हल्का सा कुछ जानकारी वाला प्रोसीजर है, उससे गौर करें।
ड्रॉ करता हूं। क्या होता है, हमारे पास ये यूटेराइन कैविटी है। यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी के ही लोअर सेगमेंट में सर्विक्स होती है और सर्विक्स के बाद लोअर ट्रैक्ट में वेजाइना होती है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। यूटेराइन कैविटी, सर्विक्स और वेजाइना। अब यूटेराइन कैविटी के बाद यहां पर फैलोपियन ट्यूब, ये वाला इलाका फैलोपियन ट्यूब का, और फैलोपियन ट्यूब में ही ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, फिम्ब्रियाई। यहां पे पाया जाने वाला ऑर्गन ओवेरी, और ओवेरी के अंदर से ही रिलीज हुआ कौन, हमारा सेकेंडरी oocyte। ये लीजिए, पहले प्रोसेस समझिए कि फीमेल की बॉडी में ये सारे ऑर्गन, ये वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, फिम्ब्रियाई, ओवेरी, और ये जो निकल के आया है अब बाहर, ये अपन कह सकते हैं ये हमारे पास है सेकेंडरी oocyte। फीमेल में साइकिल चल रही थी, साइकिल में 14वां दिन चल रहा था, 14वें दिन ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल फट गया था, और फट करके उसके बाद सेकेंडरी oocyte निकल गया था। उस सेकेंडरी oocyte को लपेट लेता है कौन, ये फिम्ब्रियाई, और पहुंचा देता है यहां पे। देखिए ये एक दिल धड़क रहा है किसी को मिलने के लिए, और वो अपने पास कौन है, सेकेंडरी oocyte। अब चलते हैं आगे की बात। फीमेल्स इतनी ही प्रिपरेशन करके रखती हैं। फीमेल अपनी बॉडी में सेकेंडरी oocyte को रिलीज करके फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रियाई की मदद से एम्पुला वाले पोर्शन तक पहुंचा देती है। ये जो पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का, ये इलाका कहलाता है एम्पुला। अब देखते हैं कुछ पुरुषों की कहानी, देखते हैं वो कहां तक है हमें निभानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल इंटरकॉर्स हुआ, और सेक्सुअल इंटरकॉर्स में मेल का प्रोडक्ट सीमन वेजाइना में डिपॉजिट हुआ। यहां पे अपन बोल सकते हैं वेजाइना वाले पोर्शन में सीमन डिपॉजिट हुआ। सीमन के अंदर लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं, तो स्पर्म की संख्या मैंने एग्जाम्पल के लिए बोल दी मिलियंस में, और ये सीमन इस जगह 20 मिनट तक रहता है। सेक्सुअल इंटरकॉर्स के बाद जब मेल अपना प्रोडक्ट सीमन वेजाइना में रिलीज करता है, तो यह सीमन वेजाइना में अगले 20 मिनट तक के लिए पड़ा रहता है। वेजाइना में काफी सारे वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, उन डिस्चार्ज से मिक्स होता रहता है वेजाइना के अंदर। 20 मिनट से वहीं पड़ा है सीमन। बात करें आगे की, अब क्या हुआ, ये मिलियंस हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में है। ये जो अपने पास में सर्विक्स है, इसका काम होता है अपने अंदर से लगातार नियमित रूप से म्यूकस रिलीज करना। आपको मैंने पढ़ाया भी था मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर सर्वाइकल म्यूकस के नेचर को लेकर, वही बात चल रही है। सर्विक्स डेली रिलीज करती है म्यूकस। अब क्या हो रहा है, यहां से जो हमारे पास स्पर्म है वो ऊपर आना चाहते हैं। ऊपर क्यों आना चाहते हैं, मंजिल बुला रही है, तो जैसे ही ऊपर आना चाहते हैं, ऊपर से ऐसे लगातार बौछारें हो रही है जो नीचे धकेल रही है। स्पर्म एक मकोड़े की तरह दीवार पे चल के ऊपर जा रहा है, और आप उस पे विसर्जन करके उसे नीचे फेंक रहे हैं। ऐसा बहुत लोगों ने किया होगा, एक कॉमन सी कंडीशन है। बहुत बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं टॉयलेट वगैरह के अंदर, कभी यूरिन पास करने जा रहे हैं, टॉयलेट में बैठे हैं और वहां पे कहीं मकोड़ा दौड़ रहा है, तो टारगेट होता है कि धार इस मकोड़े पे जाए ताकि ये ऊपर तक ना पहुंच पाए। इसी प्रकार सर्वाइकल म्यूकस भी इसे रोकती है। परिणाम क्या होता है रोकने का,
कि ये जो मिलियंस के नंबर हैं सब शक्तिमान नहीं होते हैं, उनमें से केवल कुछ थाउजेंड्स ही, हजार ही के लगभग ही सर्विक्स तक पहुंच पाते हैं। आए थे हम लाखों करोड़ों में और ऊपर पहुंचे हैं सिर्फ कितनों में, हजारों में। बाकी सबको सर्वाइकल म्यूकस ने धो डाला। अब ऊपर पहुंचने में समय लगता है लगभग 3 मिनट का। तो चलिए साहब, 20 मिनट तो वेजाइना में आराम कर लिया और अभी 3 मिनट यहां लग गए। अभी भी हम मंजिल के पास नहीं आए हैं, आइए मंजिल के पास चलें। तो अब यहां से ये जो हजारों स्पर्म हैं, इन्हें डायरेक्टली अब भेजा जाना है इसके पास, सेकेंडरी oocyte। यहां से इन स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक पहुंचाना है। तो फीमेल जेनिटल ऑर्गन में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलता है। उस इंपॉर्टेंट प्रोसेस का नाम होता है कैपेसिटेशन। गौर कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसका नाम है कैपेसिटेशन। ये कैपेसिटेशन प्रोसेस चलता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन में। क्या मतलब है इसका, वो देख लीजिए। ये कैपेसिटेशन यूटेराइन कैविटी में होता है और वो चेक करता है कि वो स्पर्म जिन्हें यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब तक जाना है वो वहां जाने के योग्य हैं भी या नहीं, वो सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने के योग्य है भी या नहीं। कुल मिलाकर उन्हें चेक किया जाता है उनके पास सिर और पूंछ है भी या नहीं। सिर है तो उसमें हाई एल यूरोनिडेज एंजाइम है या नहीं, ये चेक किया जाता है। और ये चेकिंग करने वाला काम यूटेराइन कैविटी में चलता है। कैपेसिटेशन को अपन बोल सकते हैं एक नाम और से, और वो नाम कहलाता है फिजियोकेमिकल रिएक्शन। फिजियो का मतलब होता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है भागना, दौड़ना, चलना, मतलब पूंछ। केमिकल का मतलब केमिकल से, और केमिकल कौन है, हाई एल यूरोनिडेज एंजाइम। चेक किया जाता है और इस चेकिंग के अंदर लगभग समय लग जाता है 2 से 6 घंटे का। सारे के सारे हजारों स्पर्म को चेक करने में समय कितना लग गया, 2 से 6 घंटे। तबीयत से समझिए फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें सामने बोर्ड पर हो रही हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में हमने ये कहा कि फर्टिलाइजेशन उस दिन होगा जिस दिन फीमेल अपनी ओवरी से सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगी। ये सेकेंडरी oocyte अगले 12 से 24 घंटे के लिए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में मिलेगी। सेक्स इंटरकॉर्स होने के बाद में मेल अपना सीमन वेजाइना में रिलीज करेगा। वेजाइना में यह सीमन 20 मिनट तक के लिए पड़ा रहेगा। यह संख्या में लाखों करोड़ों हैं जो ऊपर सर्वाइकल म्यूकस की बौछार के कारण हजारों में पहुंच पाते हैं। ऊपर पहुंचने में 3 मिनट और लग गए। अब यहां पर इस जगह कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैपेसिटेशन हो रहा है। कैपेसिटेशन क्यों हो रहा है, हर स्पर्म को चेक किया जा रहा है और चेक करने में समय कितना लग गया, 2 से 6 घंटे। अब सभी जने चेकिंग में पास हो जाएं ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए यहां पर पहुंचने वाले स्पर्मेटोजोआ की संख्या होती है मात्र 300 से 500। देख लीजिए, आए थे करोड़ों पर पहुंचे कितने हैं, 300 से 500। और उनमें भी अभिषेक बच्चन सिर्फ एक ही है जो ऐश्वर्या को मिलेगा। बिल्कुल 300-500 में से भी धमाल मचाने वाला तो कौन है, सिर्फ एक। मिलियंस आते हैं वेजाइना में, थाउजेंड्स होते हैं यूट्रस में, हंड्रेड्स होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और 1 होते हैं अंदर। यहां तक पहुंच चुका है हमारे पास। और अब क्या बाकी है, अभी बिल्कुल मिलन आधा अधूरा है, अभी इन दोनों का मिलना बाकी है। ये दोनों कौन कौन हैं, ये तीर वाले भैया स्पर्मेटोजोआ हैं, ये दिल वाली बहना सेकेंडरी oocyte हैं, और इन दोनों को अभी फ्यूज कराना है और फ्यूज कराते ही इतिहास रचना है। तो यहां तक एक आइडियल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इस पूरे डायग्राम से जो एमसीक्यू निकालना है आपको वो ये कि समय कितना लगता है। यहां भी एक टाइम है, मैं मेंशन कर देता हूं। इस वाले ट्रैक में समय लगा है अपने पास 5 मिनट का। अब टाइम कैलकुलेट करेंगे कि एक बार
सेक्स इंटरकॉर्स होने के बाद में फ्यूज होने में समय कितना लगता है, फर्टिलाइज होने में समय कितना लगता है। तो उस ड्यूरेशन में एक बात ध्यान रखना है आपको, सारे समय चेक कर लो, मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूं समय को, एक एक को टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना है। पहला समय है 20 मिनट, ठीक है साहब। अगला समय है 3 मिनट, 20 और 3 23। अगला है 5 मिनट, 23 और 5 28। जी हां, फर्टिलाइजेशन में समय कितना लगता है, 20 मिनट प्लस 3 मिनट प्लस 5 मिनट, तो आंसर आ जाता है लगभग 28 मिनट, या रेंज दे दें तो 28 से 30। एक बार सेक्सुअल इंटरकॉर्स होने के बाद फीमेल कितने टाइम बाद प्रेग्नेंट हो सकती है, आंसर देना है 28 से 30 मिनट में। एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, इस ड्यूरेशन में कैपेसिटेशन को जोड़ा नहीं जाता है। कैपेसिटेशन टाइम इज नॉट इंक्लूडेड इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। कारण क्या है, कैपेसिटेशन क्या करेगा, आराम से बैठ जाएगा और एक एक स्पर्म को चेक करेगा। आप खुद देखिए, यूट्रस में हजारों स्पर्म है, हर एक स्पर्म को चेक करेगा। पहला लाया, ओके आगे बढ़ो, दूसरा चेक किया, नॉट ओके भाग जाओ, तीसरा चेक किया, ओके ऊपर चलो, चौथा चेक किया, नॉट ओके भाग जाओ, एक एक को चेक करेगा। तो ये टाइम 2 से 6 घंटे का है। पर याद कीजिए, आपने जिसको पहली बार में ओके बोल के भेज दिया, वो फलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइज कर देगा। तो सबको चेक करना अलग काम है, करते रहने दो, पर जो सबसे पहले चेक होके आगे चला गया वो फर्टिलाइज करवा देगा। इसीलिए फर्टिलाइजेशन की ड्यूरेशन में कैपेसिटेशन का समय शामिल नहीं होता है। और अब फर्टिलाइजेशन से बनने वाले एमसीक्यूज को एक बार फिर देख लेते हैं। नंबर 1 कि फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है सेकेंडरी oocyte स्पर्मेटोजोआ का मिलना, मिलके क्या बना देना, जायगोट। आगे फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो आंसर देना है एम्पुला में। आने वाला संतान बेबी मेल है या फीमेल, डिसाइड कौन करेगा, वाई क्रोमोसोम। फर्टिलाइजेशन की टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है, 28 से 30 मिनट। फर्टिलाइजेशन की ड्यूरेशन में कैपेसिटेशन वाला समय शामिल होता है या नहीं होता, नहीं होता। कैपेसिटेशन में खुद में कितना समय लगता है, 2 से 6 घंटे। कैपेसिटेशन का दूसरा नाम क्या है, फिजियोकेमिकल रिएक्शन। और अब हम डिस्कस करेंगे इन दोनों का फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या क्या होगा वो देखें। दोनों के डायग्राम आपके माइंड में है तो फ्यूजन बड़ा इजी हो जाता है। एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो फ्यूजन में सबसे पहले ये बोलेंगे कि मेल की तरफ से एक्रोसोमल कैप, वो एक्रोसोमल कैप जिसमें एंजाइम भरा हुआ था, वो जाकर के भिड़ेगी कोरोना रेडिएटा से। जी हां, बिल्कुल सही बात है, कोरोना रेडिएटा से ही भिड़ेगी। और ये जो हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम है, ये एसिडिक नेचर का होता है, वो कोरोना रेडिएटा में ओपनिंग बना देता है, कोरोना रेडिएटा को गला देता है। हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम एक तेजाब की तरह है जो कोरोना रेडिएटा को पूरी तरह गला देगा। तो फ्यूजन में फर्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, फ्यूजन की फर्स्ट रिएक्शन में स्पर्मेटोजोआ ने अपनी टोपी उतार दी और सेकेंडरी oocyte ने अपना कोरोना रेडिएटा उड़ा दिया। बिल्कुल वो ही नाम ले रहा हूं जो आपको मैंने डायग्राम के अंदर दिखाए हैं, दोनों गैमेट की स्ट्रक्चर में। देख लीजिए उन स्ट्रक्चर वापस से। यहां फीमेल में सबसे आउटर मोस्ट कौन है, कोरोना रेडिएटा, और मेल में सबसे ऊपर कौन है, एक्रोसोमल कैप। सबसे पहले भिड़ेंगे तो मेल की तरफ से एक्रोसोमल कैप चली जाएगी और फीमेल की तरफ से कोरोना रेडिएटा का डिसॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम यह हुआ। अब क्या हुआ, अब आप खुद देखें, फीमेल के पास में कोरोना रेडिएटा नहीं है, सॉरी ये अब हाँ कोरोना रेडिएटा चली गई है। अगले इवेंट में क्या होगा, अब जैसा मैंने बताया कि 300 से 500 स्पर्म
जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और कोरोना रेडिटा को गलाने के बाद हमारे पास केवल कौन बचा है? अगली परत जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा अंदर अलाउ करेगी या नहीं करेगी? तो ये देखिए, एक हल्का सा डायग्राम फिर बना देता हूं कि अपने पास ये सबसे बाहर अब जोना पेलुसिडा बची है, और जोना पेलुसिडा पे दुनिया भर के स्पर्म संख्या है 300 से 500। ये सारे स्पर्म वो हैं जो अपनी टोपी का दान करके कोरोना रेडिटा को गला करके आए हैं, और ये सारे जोना पेलुसिडा पे अटैक कर रहे हैं। सवाल बन सकता है, जोना पेलुसिडा पे एक स्पर्म अटैक करता है या मल्टीपल स्पर्म अटैक करते हैं? तो डायग्राम के अंदर देख के बता सकते हैं कि वहां पे मल्टीपल स्पर्म अटैक करते हैं। अब जोना पेलुसिडा एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। ओबीजी में थीसिस भी लिखी जाती है इस कंसेप्ट पे, पूछा भी गया है। थीसिस का नाम होता है सिंगल स्पर्म एंट्री। जी हां, 300 से 500 स्पर्मेटोजोआ जोना पेलुसिडा के गेट पे अपना माथा फोड़ फोड़ के गेट को बजा रहे हैं। 300 से 500 स्पर्मेटोजोआ अपना सिर भिड़ा रहे हैं जोना पेलुसिडा से कि हमें एंट्री दे दो, एंट्री दे दो। लेकिन जोना पेलुसिडा एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है जो काम करती है सिर्फ किस सिद्धांत पे? सिंगल स्पर्म एंट्री पे, एक ही स्पर्म को अंदर अलाउ करती है। तो एक क्वेश्चन भी है कि सिंगल स्पर्म को अलाउ करना, यह काम कौन सी परत का होता है? जोना पेलुसिडा का। अब अंदर कौन पहुंच गया? स्पर्मेटोजोआ। बिल्कुल याद करें, इसके बाद थी लेयर वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद में अपने पास यहां पर पाया जाता था दुनिया भर का वाइटेलस, और हमारी जो मेजर स्ट्रक्चर है उसका नाम था ये सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के अंदर ये रहा न्यूक्लियस। बड़े गौर से सुनना, जब एक स्पर्मेटोजोआ यहां तक पहुंचता है, ऊप्लाज्म तक, जब एक स्पर्मेटोजोआ ऊप्लाज्म पे पहुंचता है तब कंप्लीट हो जाता है मियोसिस सेकंड, और बन जाता है ओवम, बन जाता है ओवम। और जैसे ही ये इस न्यूक्लियस तक पहुंचता है तो वहां पे न्यूक्लियस के मिलन से पूरा हो जाता है फर्टिलाइजेशन, और बन जाता है जायगोट। देखिए, दो हल्की सी दूरी में दो अलग नाम हैं। बिल्कुल यही तो मजेदार बात है कि एक है ओवम और एक है जायगोट, और अंतर है मार्कर का। यदि वो यहां पर है इस पॉइंट पे, ऊप्लाज्म पे, तो बनता है ओवम, और यदि वो इस पॉइंट पे है, न्यूक्लियस मिल गए, तो जायगोट। स्पर्मेटोजोआ का ऊप्लाज्म से मिलना, मियोसिस सेकंड का होना और ओवम बन जाना, और फटाफट से थोड़ा आगे बढ़ते ही न्यूक्लियस से मिल जाना, तो फर्टिलाइज हो जाना, और क्या बन जाना? जायगोट बन जाना। तो ओवम एक बहुत ही कम समय के लिए बनने वाली स्ट्रक्चर होती है, अल्टीमेटली बन तो क्या जाता है? जायगोट बन जाता है। तो ये सारी लाइनें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हैं। सारी लाइनों का क्विक रिवीजन बड़े ध्यान से बारी बारी सुनिए। लाइन नंबर 1, फर्टिलाइजेशन का सबसे सरल मतलब क्या है? स्पर्मेटोजोआ और सेकेंडरी oocyte का आपस में मिलकर के जायगोट बनाना। क्या बना देना? जायगोट बनाना। नंबर 2, फर्टिलाइजेशन आइडियली कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। बात नंबर 3, ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है? तो कौन करता है? वाई क्रोमोसोम करता है। एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद फीमेल को प्रेग्नेंट होने में समय कितना लगता है? 28 से 30 मिनट लगते हैं। फर्टिलाइजेशन की ड्यूरेशन में कैपेसिटेशन इंक्लूड होता है या नहीं होता? नहीं होता है। कैपेसिटेशन में खुद में समय कितना लगता है? 2 से 6 घंटे लगते हैं।
फर्टिलाइजेशन के इवेंट में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक्रोसोमल कैप का एंजाइम कोरोना रेड को गला देता है। 300 से 500 स्पर्मेटोजोआ जोना पैलिस्टिडा के ऊपर होते हैं। 300 से 500 में से एक को ही अलाउ करती है जोना पैलिस्टिडा। वो एक अंदर जब वो प्लाज्म से भिड़ता है तो मियोसिस सेकंड से ओवम बनता है। वो एक जब अंदर न्यूक्लियस से मिलता है तो जुड़ करके क्या बन जाता है? जायगोट। और जायगोट जब बन जाता है तो लगभग ऐसा दिखाई देता है। देखिएगा दोस्तों, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि जायगोट का मीनिंग सबसे बाहर परत अवेलेबल है जोना पैलिस्टिडा। बिल्कुल, आप इस सबसे बाहर वाली को बोल दीजिए, ये हमारे पास अवेलेबल है जोना पैलिस्टिडा। जोना पैलिस्टिडा के बाद में हमारे पास अंदर परत कौन सी होती थी? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। तो जी हां, बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा होता था? दुनिया भर का वाइटेलस होता था। और अब की बार अंदर की सरकार जो आनंद कर रही है उसमें क्रोमोसोम के पैटर्न देखेंगे तो वो ये कंडीशन है। ये चीज हो गई है पेयर। बात करें इस स्पेस में तो अपन जानते हैं अब ये फर्टिलाइज है, 100% फर्टिलाइज है। तो पोलर बॉडी अब की बार एक दिखेगी या तीन दिखेगी? तो हमने जाना है कि पोलर बॉडी की संख्या यदि फर्टिलाइज नहीं है तो एक, और यदि फर्टिलाइज है तो तीन। कंपेयर कर लीजिए पिछले डायग्राम से। ये जो सामने बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है ये सबूत है हमारे किए गए कारनामों का और उसके परिणामों का, जिसका नाम है जायगोट। बिल्कुल, जायगोट का आना ही फीमेल की लाइफ में दस्तक करता है, नॉक नॉक करता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। सामने बोर्ड पे सभी जने इस महान आकृति को देख लीजिए जो जायगोट के नाम से जानी जा रही है। इस जायगोट में कोरोना रेडिटा नहीं है क्योंकि कोरोना रेडिटा को लड़ाई के दौरान गलाकर भगा दिया गया था। इस जायगोट के अंदर वाली चीज पेयर है, ये अनपेयर नहीं है। यहां पर पोलर बॉडी की संख्या 3 है क्योंकि ये फर्टिलाइज है। और आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के एक बार करिए इस डायग्राम को नमस्कार। वो इसीलिए क्योंकि आज जीवन के 25 साल बाद आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद का थोपड़ा देखते हैं, सुंदर है या नहीं, सिर के बाल देखते हैं 2-4 ऊपर है या नहीं। पर भूलिए मत, आज आप कितने ही सुंदर खूबसूरत बदसूरत क्यों ना हो, हम सबका जीवन जहां से शुरू होता है उसके दर्शन लाभ सामने प्राप्त हो रहे हैं। इंसान के जीवन की शुरुआत किससे होती है? जायगोट से। जी हां, मैं भी पहले दिन ऐसा था, तुम भी पहले दिन ऐसे थे। इस संसार में हर जन्मा इंसान पहले दिन ऐसा होता है। तो खुद को देख करके ही नमस्कार कर लो। तो ये हमारे पास जायगोट बना और जायगोट बनते ही आज इस पावन दिन पर हम प्रेगनेंसी जैसा शब्द बोल सकते हैं। और प्रेगनेंसी का मतलब बोलते ही हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर का पूरा मोटो था इन दोनों गैमेट को मिलाकर के जायगोट तक पहुंच जाना। 2 लेक्चर डिस्कस करे गए पूरे गैमेटोजेनेसिस के। उन दोनों लेक्चर्स को बात की जाए, देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले अपन ने टर्म देखी कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। स्पर्म ओवम का बनना। स्पर्म ओवम कौन से डिवीजन से बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। मियोसिस में एक बार में कितनी सेल बनती है? 4 बार में बनती है। मियोसिस से बनने वाली सेल पेयर होती है, अनपेयर होती है, अनपेयर होती है। इंसान के पूरे शरीर में कौन सा डिवीजन चलता है? नॉर्मली माइटोसिस चलता है। केवल और केवल स्पर्म ओवम बनाने के लिए क्या चलता है? मियोसिस चलता है। अपन बड़े आगे बात करी और भी इस एक बेसिक फ्लो चार्ट की। बेसिक फ्लो चार्ट में पढ़ा आप लोगों ने कि बेसिक फ्लो चार्ट में ये देखा कुल आदमी कितने हैं? 5। कुल स्टेप कितनी है? 4। डिवीजन कौन कौन से हैं? माइटोसिस और मियोसिस। अप्लाई कर दिया इसको फीमेल पे, नाम दे दिया oogenesis। oogenesis बहुत बड़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है जन्म से पहले। जन्म से पहले स्टार्ट हो चुका है। बनने वाले सवाल इस प्रकार से थे। सर्वाधिक संख्या कितने समय पर? 20 वीक पे। अरेस्ट फेज कब से कब तक? जन्म से जवानी, बर्थ से प्यूबर्टी। लास्ट स्टेप किस पे डिपेंड थी? स्पर्म आएगा या नहीं आएगा। एक है पोलर बॉडी जिसकी संख्या वेरी करती है 1 या 3। यदि फर्टिलाइज है तो पोलर बॉडी 3, यदि अनफर्टिलाइज है तो पोलर बॉडी 1 प्रकार से बनती है। बात करी स्पर्म को लेकर के तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस चलता है तो
स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मियोजेनेसिस चलता है तो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों आकृतियों को बड़े ध्यान से, फिर मिलाएंगे भी। पहले ही स्ट्रक्चर सेकेंडरी oocyte, लार्जेस्ट सेल डिक्लेयर किया गया है इसको। 3 परत है, सबसे बाहर वाली कोरोना रेडिएटा, उसके बाद प्रोटीन की बनी जोना पेलुसिडा, और सबसे अंदर पानी की परत वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पर्म में देखिए अपन ने बात होती है सिर और पूंछ, सिर पे टोपी, टोपी में केमिकल, सिर के नीचे गर्दन, पूंछ का ऊपरी भाग में बॉडी, बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों का फ्यूजन करवाना, ये अपना टाइम इंपॉर्टेंट था। स्पर्म में 4 समय था। टेस्टिस के अंदर बनने में समय 61 दिन, टेस्टिस समेत पूरी डक्ट में समय 3 महीने, बाहर निकलने के बाद 48 से 72 घंटे तक, और अंदर टेस्टिस में ही 61 दिन में कितने दिन रुकेगा? 16 दिन रुकेगा। दोनों को मिलाने वाला कार्यक्रम फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेटोजोआ मिलाएं, सेकेंडरी oocyte मिलाएं, बनने वाली कंडीशन जायगोट। कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। आने वाली संतान मेल या फीमेल कौन बताएगा? वाई क्रोमोसोम बताएगा। फर्टिलाइजेशन में पूरा समय कितना लगता है? तो पूरा समय लगता है 28 से 30 मिनट का। कैपेसिटेशन कहां पे होता है? यूट्रस में होता है। कितना समय? 2 से 6 घंटे। फर्टिलाइजेशन में शामिल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। करते हैं फ्यूजन। फ्यूजन के लिए सबसे पहले कौन किससे भिड़ा? एक्रोसोमल कैप भिड़ी कोरोना रेडिएटा से। कितने स्पर्म पहुंचे थे? 300 से 500। किससे चिपके? जोना पेलुसिडा से। अंदर कितना गया? 1 गया। कौन लेके गया? जोना पेलुसिडा। अंदर प्लाज्म से टकराया तो ओवम, न्यूक्लियस से मिल गया तो जायगोट। और जायगोट का मतलब है ये वाला डायग्राम जो बताता है कि वहां पे इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। अब इन 2 लेक्चर की मदद से स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किए गए उन एमसीक्यूज को आप देख पाएंगे। 1 बाय 1 उनको लेके आता हूं मैं। फटाफट आंसर दीजिए। देखें क्या बोल रहा है सवाल। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनना कौन सा डिवीजन? तो यहां पे फ्लो चार्ट फॉलो करना है कि जब प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है तो डिवीजन कौन सा होता है? मियोसिस फर्स्ट। ऑप्शन विल बी ए, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। गैस मार्क किया था, कंफर्म कर लीजिए उसको। यह देखिए अरेस्ट फेस कब से कब तक? 2 लेक्चर में 20 बार नाम आ चुका है कि oogenesis में अरेस्ट फेस कब से कब तक? जन्म से जवानी, बर्थ से प्यूबर्टी। ऑप्शन विल बी बी, सेकंड, बर्थ टू प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या हुआ? पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है डिप्लॉयड नंबर के क्रोमोसोम मिल गए। अगला बोल रहा है हैप्लॉयड नंबर के क्रोमोसोम मिल गए, ट्रिप्लॉयड के, क्वाड्रिप्लॉयड के। तो फर्टिलाइजेशन क्या था? एक हैप्लॉयड और दूसरे हैप्लॉयड को मिलाकर के डिप्लॉयड बनना। सेकेंडरी oocyte अनपेयर, स्पर्मेटोजोआ अनपेयर, दोनों को मिलाना पेयर। तो फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं और क्रोमोसोम पेयर में आते हैं। तो रीस्टोर क्या होता है? डिप्लॉयड। क्या रिस्टोर हुआ? डिप्लॉयड। आपको याद होगा लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर किसकी है? जायगोट की। और जायगोट कैसा है? पेयर है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन बहुत सिंपल। अभी अपन ने देखा 300 से 500 जोना पेलिस्टिडा के ऊपर चिपक रहे थे, एक गया अंदर, सिर्फ एक गया अंदर। कौन बोलता है वो? जोना पेलिस्टिडा। ऑप्शन विल बी बी, सेकंड। नेक्स्ट, मेल प्रोन्यूक्लियस। मैंने क्या समझाया? नॉर्मल सेल होती है तो उसमें बोलते हैं न्यूक्लियस, और अनपेयर सेल होगी तो क्या बोलते हैं? प्रोन्यूक्लियस। तो अनपेयर में क्रोमोसोम 46 या 23? 23 कंफर्म। बात कर रही है मेल की, तो मेल के अंदर 23 नंबर, ऑप्शन विल बी ए, 23। नेक्स्ट वन, यदि ओवम जिसके पास डबल एक्स है फर्टिलाइज हो गया किससे? एक्स स्पर्मेटोजोआ से। मेल ने भी एक्स दिया तो मैंने बताया मेल पे डिपेंड होता है, मेल एक्स देगा तो फीमेल, वाई देगा तो मेल। तो यहां पे मेल ने एक्स दिया तो आने वाली संतान फीमेल है। फीमेल है तो फॉर्मूला क्या होगा? 46 क्रोमोसोम, जिसमें 2 कैसे हैं? डबल एक्स। तो डबल एक्स वाला ऑप्शन कौन सा है? 44 प्लस डबल एक्स, बी, 44 प्लस डबल एक्स।
44 तो नॉर्मल और 2 सेक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट वन, oogenesis का पहला सवाल, सर्वाधिक संख्या महिलाओं के पास जीवन में किस समय थी? 20 वीक पे। ऑप्शन विल बी ए। फाइनल स्टेप ऑफ oogenesis, oogenesis का अंतिम चरण मियोसिस सेकेंड, किस पर डिपेंड? स्पर्म पे। आंसर विल बी सी। लास्ट वन, प्रोटीन की बनी हुई लेयर अपन ने देखा 3 परतें, प्रोटीन वाली कौन सी? जोना पेलुसिडा। ऑप्शन विल बी सेकंड आंसर। लास्ट वन, सिंगल पोलर बॉडी, याद कर लिया, एक पोलर बॉडी मतलब अनफर्टिलाइज कंडीशन, अनफर्टिलाइज मतलब ऑप्शन विल बी नंबर बी। तो ये अपने पास वो सारे एमसीक्यू थे जिन्हें अपन ने डिस्कस किया और सेशन के अंदर नोट भी किया। आज के इन दोनों लेक्चर के कंबाइंड के साथ में गैमेटोजेनेसिस वाला पोर्शन पूरा होता है। गैमेटोजेनेसिस पूरा होने के साथ ही सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन जैसे बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व किए गए थे और आप खुद देखेंगे इन सब से हमें जो फाइनल रिजल्ट मिला है बोर्ड पे नाम उसका जायगोट छपा हुआ है। इस जायगोट की मदद से हम प्रेगनेंसी वाली लाइफ को स्टार्ट कर पाएंगे और प्रेगनेंसी वाली लाइफ को ही स्टार्ट कर पाना ओबीजी सब्जेक्ट का पर्पस है। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में सब्जेक्ट की स्टार्टिंग के साथ, फीमेल की प्रेगनेंसी के साथ, प्रेगनेंसी वाली लाइफ की स्टार्टिंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।